हाँ जी सर, नमस्कार। अभी देखें, आज अपन एक अंतर्राष्ट्रीय बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय बिंदु है जेनेवा कन्वेंशन। ये जेनेवा कन्वेंशन, ये जेनेवा जो संधि है, ये जेनेवा संधि क्या है, ये कैसे अस्तित्व में आई। अभी मेरे ख्याल से अपन बात करें शैक्षणिक उद्देश्य से संधि की, तो अधिकांश से जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके अस्तित्व में या यूँ कहें उसके संज्ञान में ये शायद जेनेवा संधि अभी आई है। क्योंकि जब भारत के विंग कमांडर अभिनंदन हैं, ये जब पाकिस्तान सेना के द्वारा बंदी बना लिए गए हैं और उसके बाद मीडिया में इसकी खूब ज़्यादा चर्चा होती है कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत अभिनंदन को 7 दिन के भीतर रिहा करना ही होगा। अब क्या इसमें 7 दिन की समय सीमा तय है, कौन कौन सी बातें इसमें तय हैं, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें 7 दिन का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जेनेवा कन्वेंशन की अपन बात करें तो ये जेनेवा कन्वेंशन कब अस्तित्व में आता है। जेनेवा कन्वेंशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, समय था 1859 का। 1859 की अपन बात करें तो 1859 में एक युद्ध होता है, सॉल्फेरिनो युद्ध। सॉल्फेरिनो युद्ध की अपन बात करें तो यह युद्ध मुख्य रूप से किस किस के बीच लड़ा जाता है, फ्रांस व दूसरी तरफ अपन बात करें तो ऑस्ट्रिया का नाम आता है। फ्रांस व ऑस्ट्रिया के बीच 1859 में सॉल्फेरिनो युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में फ्रांस का जो नेतृत्व है, ये फ्रांस का नेतृत्व कर रहे थे कौन? नेपोलियन तृतीय। कौन कर रहे थे? नेपोलियन तृतीय इस युद्ध में फ्रांस का नेतृत्व कर रहे थे। और इस युद्ध के बाद आपने एक नाम सुना होगा, एक नाम आता है हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट की बात करें तो हेनरी ड्यूरेंट ने इस सॉल्फेरिनो युद्ध वाले स्थान का भ्रमण किया। 19वीं शताब्दी की बात करें, भ्रमण किया तो इसने पाया कि बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ है। ये विचलित हो गया पूरी तरह से, और विचलित होकर के मतलब इन्होंने ऐसी स्थिति, यानी जब ये युद्ध स्थल का दौरा करने जाता है तो उस स्थान पर घायल सैनिक पड़े हुए थे। इसकी भावनाएं विचलित हो गई। चिकित्सा से जुड़ा हुआ आदमी था और इन्होंने किसकी स्थापना कर डाली? रेड क्रॉस की स्थापना कर डाली। किसकी? रेड क्रॉस नामक एक संस्था है, इस रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कर डाली। रेड क्रॉस संस्था की अपन बात करें तो संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूरेंट। इसने एक मानव के मानवीय मूल्यों का निर्धारण किया। युद्ध के समय, युद्ध के समय कितनी क्रूरता होनी चाहिए, कितनी क्रूरता बरतनी चाहिए, इंसानियत और मानव अधिकार हैं, इन मानव अधिकारों को शर्मसार न होना पड़े। क्योंकि यहां पर इसने देखा कि इस युद्ध में मानव अधिकार पूरी तरह से शर्मसार थे दुनिया के सामने, तो इन्होंने हाथ होकर किस संस्था की स्थापना कर डाली? रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कर डाली। लेकिन अपना तो मूल जो उद्देश्य है वो जेनेवा कन्वेंशन पढ़ना है। देखिए, जेनेवा कन्वेंशन पर जो चर्चा होती है ये सॉल्फेरिनो युद्ध के बाद है। ये सबसे पहले इसमें एक चर्चा होती है 1864 में। ये जेनेवा कन्वेंशन मुख्य रूप से 4 संधि व 3 अतिरिक्त समझौतों का परिणाम है। क्या? जेनेवा कन्वेंशन। सबसे पहले 1864 में इस सॉल्फेरिनो युद्ध के बाद ये जेनेवा कन्वेंशन अस्तित्व में आया। फिर अपन बात करें तो 1906 में एक संधि होती है, फिर 1929 में एक संधि होती है, और जेनेवा जो कन्वेंशन अस्तित्व में आता है ये कब आता है? 1949 में। लेकिन अपन बात करें जेनेवा कन्वेंशन के लागू होने की, तो जेनेवा कन्वेंशन जो है ये लागू हुआ कब था? 21 अक्टूबर 1950 को जेनेवा कन्वेंशन के जो नियम हैं ये लागू हुए थे। कब?
21 अक्टूबर 1950 को जेनेवा कन्वेंशन के नियम हैं, ये लागू होते हैं। देखिए जेनेवा कन्वेंशन का जो मुख्य उद्देश्य है, ये मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ना अपने को यही है। जेनेवा कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य है कि एक मानव के जो मानव अधिकार हैं, उन मानव अधिकारों को मतलब बंदी गृह के दौरान रक्षित करना। लेकिन ध्यान रहे जेनेवा कन्वेंशन युद्ध काल के दौरान बंदी बनाए गए सैनिकों और नागरिकों पर ही लागू होता है। युद्ध काल के दौरान या युद्ध जैसी स्थिति के दौरान बंदी बनाए गए नागरिकों पर यह लागू होता है। इसका उद्देश्य क्या था कि मानव अधिकारों को दुनिया के सामने शर्मसार न होना पड़े, जो बंदी हैं उनके साथ किसी प्रकार की बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए। इस उद्देश्य से जेनेवा कन्वेंशन लागू किया गया 21 अक्टूबर 1950 को, जबकि अस्तित्व में आया था 1949 को। जेनेवा कन्वेंशन में वर्तमान सदस्यों की अपन बात करें तो वर्तमान में जो राष्ट्र हैं, ये जेनेवा कन्वेंशन में वर्तमान में राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 194 है। कितने हैं, 194 है। यहां पर देखें जेनेवा कन्वेंशन का जो चार्टर है, इसमें अपन बात करें अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में जेनेवा कन्वेंशन के जो नियम हैं उनका उल्लेख किया गया है। और वो नियम क्या है कि घायल की बात करें, जो भी बंदी घायल है, इस घायल का उचित क्या होना चाहिए, उपचार होना चाहिए। घायल का सही तरह से उपचार होना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें तो जेनेवा कन्वेंशन में है कि युद्ध जो बंदी हैं, इन युद्ध बंदियों के साथ किसी भी प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार है, ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर युद्ध काल के दौरान या सामान्य किसी सैन्य कार्यवाही के दौरान दूसरे राष्ट्र के किसी सैनिक को आपने बंदी बनाया है और उस पर आप किसी प्रकार का कानूनी मामला दर्ज करते हैं, किसी भी प्रकार के कानून के उल्लंघन का मामला अगर वहां पर आप दर्ज करते हैं, तो निस्संदेह आप उसको ऊपर मुकदमा चला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस दौरान उस बंदी को क्या मिलनी चाहिए, उस दौरान उस बंदी को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। बंदी को क्या मिलनी चाहिए, कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। बंदी को खाने पीने व जरूरतमंद की जो चीजें हैं, ये जरूरतमंद की चीजें मिलनी चाहिए। बंदी को किसी भी प्रकार से आप टॉर्चर नहीं कर सकते, डराया धमकाया नहीं जा सकता। बंदी से आप जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के बारे में पूछताछ नहीं कर सकते। लेकिन आप बंदी से क्या पूछ सकते हैं, बंदी से उसका नाम पूछ सकते हैं, उस बंदी का जो सैन्य पद है, ये सैन्य पद क्या है, उस बंदी के सर्विस नंबर क्या है, उस बंदी की यूनिट कौन सी है, ये सब आप पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार से उसे आप डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। जाति धर्म में जन्म स्थान के बारे में आप पूछताछ नहीं कर सकते। इसके अलावा खाना पीना या अन्य जो जरूरतमंद चीजें हैं, ये उपलब्ध होंगी। ध्यान रहे, ये चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, दोनों पर यह नियम लागू होता है। अब सवाल दिमाग में यह है कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत मुकदमा कैसे लगेगा भाई। इसमें मुकदमे की शर्त क्या रखी है, जैसे मान लीजिएगा भारत के विंग कमांडर थे अभिनंदन के पास एक पिस्टल थी और मान लीजिएगा उससे वो किसी पाकिस्तानी नागरिक का खून कर देते थे हिरासत में रहते हुए, तो उनके ऊपर क्या लग जाता, मुकदमा। तो इस दौरान उनको क्या मिलनी थी, कानूनी सहायता मिलनी चाहिए थी। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो किसी भी प्रकार का बंदी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता, ये उसे अपमानित नहीं किया जा सकता। ये सारी शर्तें किसमें हैं, जेनेवा कन्वेंशन में। अब सवाल है कि 194 राष्ट्र इस बात पर तो सहमत हो गए कि हम बंदी को उचित प्रक्रिया के तहत जल्दी ही उसको क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। लेकिन मान लो अगर कोई राष्ट्र जेनेवा कन्वेंशन के नियमों को न माने तो क्या होगा। देखिए मित्रों, जेनेवा कन्वेंशन न मानने का परिणाम यह होगा कि 194 राष्ट्रों में एक तो मतलब जो वह राष्ट्र हो गया जो नियम को नहीं मान रहा है, और एक दूसरा जिसका नागरिक है जिसको बंदी बनाया गया है, यानी कुल मिलाकर शेष 192 राष्ट्र बच गए, पक्ष और विपक्ष के अलावा। इन 192 राष्ट्रों के नागरिक सरकारें हैं, वो इस बात के लिए संबंधित राष्ट्र को बाध्य नहीं कर सकती कि आप ये सैन्य कार्यवाही रोक दें,
क्योंकि मान लीजिएगा अभिनंदन को पाकिस्तान गिरफ्तार नहीं करता और भारत इस बहाने से किस पर आक्रमण करता, पाकिस्तान पर आक्रमण करता, तो शेष 192 जो राष्ट्र हैं, ये 192 राष्ट्र भारत को इस बात के लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकते थे, भारत पर दबाव नहीं बना सकते थे कि आप पाकिस्तान पर किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते। ये मौन रह सकते थे, इतना ही कर सकते थे, पक्ष न ले वो अलग बात है, ये मौन रह सकते थे, लेकिन इस बात का हवाला नहीं दे सकते कि आप सैन्य कार्रवाई रोक दो, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन के तहत 194 राष्ट्रों के हाथ बंधे हुए हैं। भारत ने क्या कहा, हमारा कैदी आपके पास बंदी है, मान लो ऐसा कहता, हमारा सैनिक है ये आपके पास बंदी है, आप इसे छोड़ दीजिए अन्यथा हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। भारत सैन्य कार्रवाई करता, ये भारत को रोक नहीं सकते थे। मित्रों, ये था जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन से संबंधित जुड़े हुए तथ्यों को अपन ने विस्तार पूर्वक शुरू से लिया है कि जेनेवा कन्वेंशन कैसे अस्तित्व में आता है, किस युद्ध के दौरान अस्तित्व में आता है, और इस दौरान उपचार के जो मापदंड हैं ये कौन निर्धारित करता है, रेड क्रॉस निर्धारित करता है चिकित्सा के क्षेत्र से। और ध्यान रखना, पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में इस रेड क्रॉस और पीस ऑफ सोसाइटी इन दोनों को मिला था 1901 में, जो नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। हेनरी ड्यूरेंट है, ये इस रेड क्रॉस के क्या है, संस्थापक हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का निसंदेह कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में निसंदेह बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।